Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Fundamental Physical Chemistry. In chemical equilibrium, today we will discuss the synthesis of sulfur trioxide and nitric oxide for the explanation of Chatelier principle. So how we can explain the synthesis of sulfur trioxide with the help of Chatelier principle? Sulfur trioxide, this is a reaction in which all the reactants they are in gaseous phase, right? तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हम देखें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं, सो देयर आर 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड दे आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रिएक्शन जो है इस तरह से प्रोसीड कर रहा है कि देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम एज वी मूव इन द फॉरवर्ड साइड। ठीक है, तो जैसे ही हम फॉरवर्ड साइड में मूव करते हैं तो देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स 3 हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो 2 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जस्ट लाइक अमोनिया, अगर हम इस केस में प्रेशर इंक्रीज करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगा। सो दिस रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज एज वी इंक्रीज द प्रेशर। एक तो ये बात हो गई, और दूसरा क्या है कि दिस इज एन अगेन लाइक सिंथेसिस ऑफ अमोनिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एज वी कैन सी दैट 189.11 किलो जूल पर मोल हीट जो है वो एवॉल्व हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन को डिसफेवर करेगा। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगा। इसलिए ये वाला अगर हम हाई कंसंट्रेशन सल्फर ट्राइऑक्साइड की लेना चाहते हैं तो हमें इस रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे कैरी आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। और तीसरी बात कि कंसंट्रेशन का क्या इम्पैक्ट होगा, तो जाहिर है कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड साइड में प्रोसीड करेगा, चलेगा। सो एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, सो दीज आर द 3 फैक्टर्स विच वी हैव स्टडीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसलिए जो सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन है, दिस विल बी फेवर्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन which we know the reactants, and by high pressure and at low temperature. Okay, so the next reaction is synthesis of nitric oxide. और ये देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस है फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय बर्कलैंड आइड प्रोसेस। ठीक है, ये बर्कलैंड आइड प्रोसेस है और इसमें 1 मोल नाइट्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलके 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड के बना रहा है। तो इसका मतलब 2 मोल ही रिएक्टेंट्स के हैं और 2 मोल ही प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियल प्रेशर जो है रिएक्टेंट का वो पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट के बराबर होगा, या दूसरे लफ्जों में प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर on the reaction which will have achieve equilibrium। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इस रिएक्शन में 180.74 किलो जूल पर मोल हीट एब्जॉर्ब होती है। दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड नो चेंज इन वॉल्यूम occurs during the formation of nitric oxide from its components।
hence there will be no effect of change in pressure, right? तो प्रेशर का तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। since the reaction is endothermic, अब चूंकि रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, with rise in temperature the equilibrium will shift in the direction in which heat is absorbed, ठीक है। तो अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर के राइज के साथ इक्विलिब्रियम जो है उस तरफ शिफ्ट होगा इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। द यील्ड ऑफ NO will therefore be higher with increasing temperature, ठीक है। तो अब देखें फॉरवर्ड साइड पे जब रिएक्शन चलता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हीट जो है वो फॉरवर्ड साइड पे एब्जॉर्ब होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे चलेगा। तो ये बात याद रखने वाली है कि जो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से उनमें फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होता है। The yield of NO will therefore be higher with increasing temperature. With increase in the concentration of either the reactants, the formation of NO will be favored. तो एनीवेज रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो जाहिर है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो बढ़ेगी, यानी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड साइड पे फेवरेबल होगा। तो अगर हम तीनों जो वेरिएबल्स हैं जो कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका हो और फिर हम उसको डिस्टर्ब करें तो उसमें जो तीन वेरिएबल्स हैं कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको अगर हम इस रिएक्शन में अप्लाई करें तो वो इस तरह से होगा दैट प्रेशर के लिहाज से देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर because there is no change in the number of moles of reactants and products. We have 2 moles of reactants and 2 moles of products. If we increase the temperature, then increase in temperature will favor the forward reaction और हमें प्रोडक्ट ज़्यादा मिकदार में मिलेगी। वो क्यों मिलेगी? क्योंकि रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होता है। और तीसरा क्या है कि इम्पैक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से भी फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा। So this was about the impact of different conditions on the synthesis of nitric oxide. We have this example which is very important. For the reversible reaction N2 plus 3 molecules of hydrogen, reversible reaction to NH3 at 500 degrees centigrade, the value of Kp with the partial pressure in atmosphere is 1.44 into 10 raised to power minus 4, minus 5 at low pressures, where the gases behave almost ideally. Calculate the corresponding value of Kc with concentration इन मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर है आपके पास 500 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है प्लस 773 केल्विन। डेल्टा एन जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास 2 हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स 4 हैं। सो वी विल हैव डेल्टा एन 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2 और आर की वैल्यू जो है हमने इन यूनिट्स में लेनी है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। Kp की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सॉरी हमने Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जबकि जो Kp की वैल्यू दी गई है विद पार्शियल प्रेशर, ये वाली वैल्यू Kp की दी गई है। तो Kp और Kc का जो रिलेशनशिप है वो है Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा एन। Kp की वैल्यू है 1.44 10⁻⁴, Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, R की वैल्यू जो है यहाँ पर 0.082 इंटू और हमारे पास टेम्परेचर है 773 और ये डेल्टा एन की वैल्यू है रेज टू पावर -2। तो इस तरह से हम यहाँ से Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे विच कम्स आउट टू बी 5.79 इंटू 10 रेज टू पावर -2। ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में आपने इसको सबमिट कराना है। दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। In the next lecture, we will see another topic. Till then, Allah Hafiz.